हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 4 से 5 पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग पेपर्स के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हम हर दिन एक पेपर के 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप डी ने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी अच्छा लेवल रखा है, काफी रेंज पकड़ी है टॉपिक्स के अंदर। बॉटनी के अंदर से अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स अच्छे पूछे हैं, केमिस्ट्री में काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज में, हमारी यूट्यूब क्लासेज में पिछले 3 सालों के बीच में बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे सेशंस देखे, और उम्मीद करता हूं ग्रुप डी का एक एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको उन्हीं सेशंस में से मिल रहा होगा। और आगे ग्रुप डी लगे या कोई भी एग्जाम लगे जिसमें जनरल साइंस पूछी जाए, तो उम्मीद है आगे भी हर एग्जाम में जो क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएं वो कहीं ना कहीं क्लासरूम में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपकी नजर के आगे से जा चुके हों। ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मेरी कोशिश है। तो वीडियो को जितना हो पाए उतना शेयर कीजिएगा। लाइव क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी ठीक नहीं है गांव में, तो रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिलने वाली है और कुछ दिन ही ये परेशानी आपको रहेगी। उसके बाद जैसे ही मैं जयपुर पहुंचता हूं हम लोग लाइव क्लास में इंटरेक्ट करेंगे। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हमारी इस मेहनत को शेयर कीजिए। आपको पता है हम लोग मैराथन वीडियोस में हमारे जो पुराने सेशंस हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उनकी भी 12-12, 13-13 घंटे की मैराथन जो वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि एक बार के लिए बूस्टअप रिवीजन आपका हो जाए और इस लॉकडाउन पीरियड में आपको बिना ढूंढे बहुत कुछ एक साथ मिल जाए। ये हमारी कोशिश है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं घर पर हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोरोना महामारी से अपने आप को बचाए हुए होंगे, अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए होंगे। क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। काफी अच्छे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आए उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, और वो चीज ये है कि आप सबको पता है दोस्तों कि परीक्षा एप्लीकेशन पर एक बार इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं कि जिस प्रकार से आपने साइंस का पेड कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर पढ़ा था, उसी प्रकार से अब मैथ्स का पेड कोर्स भी परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च किया जा चुका है। और मैथ्स का पेड कोर्स जिन सर का आप पढ़ेंगे वो है हरेंद्र सर। हरेंद्र सर का मैथमेटिक्स में राजस्थान, जयपुर, ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और मैथ्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हजारों जो ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में सैटेलाइट के थ्रू इनकी क्लासेस चलती हैं। सर एसएससी के टॉप रैंकर्स में से रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम जैसी पोस्ट पर सर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो हरेंद्र सर का पेड कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो कि स्पेशली टारगेट करेगा एनटीपीसी 2 को, राजस्थान में पटवार एग्जाम को, यूपीएसआई को, और आने वाली एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है सबको ये जो है टारगेट करने वाला है। तो हम लोग यही देखेंगे कि आने वाली एग्जाम्स के लिए हरेंद्र सर का जो कोर्स है बहुत ही बेनिफिशियल है। आप एक बार जाकर परीक्षा एप्लीकेशन पर डेमो वीडियो देखें। सर के कोर्स की फीस रखी गई है 2500 रुपये, लेकिन अभी जैसे ही आप हरेंद्र 40 कोड लगाएंगे, ये हरेंद्र 40 कोड लगाएंगे, आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और 1500 रुपये में ये कोर्स 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए आपको मिल जाएगा। इंक्वायरी नंबर है 8600978622। इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, आपको प्रोवाइड करानी थी। आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि 3 प्रतिरोधक 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? जवाब दीजिएगा कि अगर हम सीरीज अरेंजमेंट में इफ 3 resistors 10 ohm, 8 ohm, 7 ohm are connected in series, then the effective resistance in the circuit will be, क्या होगा? ऑप्शन में है 25 PA, 25 ओम, 25 जूल, 25 न्यूटन। देखिए अब आप लोग करेंगे कैलकुलेशन
लेकिन जो बच्चा एडवांस अप्रोच रखेगा वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा बताओ? क्यों? क्योंकि बच्चों कैलकुलेशन में तो डेटा सब जगह 25 है। इसका मतलब कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो तो सेम ही रहेगी, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ये पास्कल है। ये क्या है बताइए? पास्कल। और पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट होती है बताइएगा? पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। ये है आपका ओम। और ओम किसकी यूनिट है बताइए? ओम है आपके रेजिस्टेंस की यूनिट, प्रतिरोध की यूनिट। ठीक है, ये है आपका जूल। और जूल आपके किसकी यूनिट है? जूल है आपके एनर्जी की यूनिट। ठीक है, या फिर आ सकता है वर्क की यूनिट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हीट, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, लगभग एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। ये है न्यूटन। और न्यूटन किसकी यूनिट है बताइए? फोर्स की। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है दोस्तों रेजिस्टेंस, तो सीधा बिंदा विदाउट एनी कैलकुलेशन ओम देख के उत्तर लगा दीजिए। लेकिन फिर भी सीरीज में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है। क्या करते हैं बताइए? आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबको आपस में जोड़ देते हैं जब सीरीज अरेंजमेंट हो। तो बताइए 10 8 18, 18 और 7 25 ओम आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। लेकिन फिर भी एक फास्ट अप्रोच के लिए आप केवल यूनिट देख के आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप देखिएगा, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को देख पाएं, अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, चलिए मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। P बराबर m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर, मैं बता देता हूं आपको, संवेग बराबर आएगा द्रव्यमान इंटू वेग। किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? मोमेंटम। अब आप बताइएगा, इतना सा भी बता देता हूं कि मोमेंटम संवेग एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए इसके बाद बता रहा हूं आपको कि संवेग, बताइए द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और वेग की यूनिट क्या होगी बताइए? मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये रही भाई। क्लियर? एसआई पद्धति पूछ रहा है, और एसआई पद्धति किससे बनी है? एमकेएस से। एमकेएस का मतलब क्या है? लंबाई को मीटर में लेना है ना, द्रव्यमान को केजी में लेना है, और टाइम को सेकंड में लेना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्यमान है केजी ले लिया, लेकिन हो सकता है वेग को आप सेंटीमीटर पर सेकंड ले लो, गलती कर सकते हो ना आप। द्रव्यमान को आप ग्राम में कर सकते हो, तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट है। एसआई यूनिट इज द एलोंगेट फॉर्म ऑफ एमकेएस। एसआई यूनिट एमकेएस से ही बनी है। एमकेएस की फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर? तो उत्तर क्लियर हुआ। अगर आपसे डायमेंशन पूछे तो देखिए, द्रव्यमान के लिए लिख दोगे m1, लंबाई आपकी 1 है, लिख दोगे l1, नीचे टाइम आपका 1 है, लिख दोगे t1। तो डायमेंशन क्या बन जाएगी? डायमेंशन बन जाएगी m1 l1 t माइनस 1। ये लीजिए, ये एडवांस आपके लिए एक्स्ट्रा मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेयर कीजिएगा दबाकर, क्योंकि शेयर आप करेंगे तो मेहनत बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी। और यही सेशंस जब दूसरी जगह करवाए जाते हैं और केवल उत्तर पे बता दिया जाता है कि इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, वहां 2-2 हजार बच्चे लाइव चल रहे होते हैं यार। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक्सप्लेन पे एक्सप्लेन किया जा रहा है चीजों को। यहाँ वेक्टर है, ये भी बताया, फॉर्मूला भी बताया, कैसे यूनिट निकाली ये भी बताया, एसआई किसकी फॉर्म है, एमकेएस की ये भी बताया, एमकेएस की डिटेल भी आपको बताई, और आपको डायमेंशन भी बताया। अब इतनी चीजें एक क्वेश्चन में हम डिलीवर करते हैं, उसके बावजूद भी जब एक लाइव काउंट कम रहता है या जब बच्चों के व्यूज नहीं होते, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं कि यार मतलब इतना सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं, उसके बावजूद भी एक मोटिवेटिव लाइव काउंट और बहुत अच्छे व्यूज हमें क्यों नहीं मिल पाते। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ, देखिए समझिए, फर्टिलाइज्ड एग, देखिए एग का मतलब ओवम, ओवम का मतलब कहते हैं अंडाणु। अब अंडाणु मान लीजिए ये रहा। क्लियर? अभी शुक्राणु गया इसके पास। क्लियर? इनके बीच में क्या हुआ बताइए? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, निषेचन हुआ और क्या बन गया बताइए, निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, निषेचन के बाद बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट को कह देते हैं युग्मनज, और युग्मनज को कह देते हैं भ्रूण भी कह सकते हो, एम्ब्रियो भी कह सकते हो। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो आपका स्पर्म है, शुक्राणु, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। अंडाणु के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। अंडाणु के क्रोमोसोम में हमेशा 22 प्लस एक्स होता है, और शुक्राणु के क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स भी हो सकते हैं, 22 प्लस वाई भी हो सकता है। यही तय करता है कि लड़का होगा कि लड़की। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम एक्स से मिला तो क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगी, गर्ल। क्लियर। और अगर एक्स वाला जो अंडाणु है वो वाई वाले स्पर्म से मिल गया तो क्या बन जाएगा बताइए, बॉय। इसका मतलब युग्मनज में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात तो सीधी रही। अब ये आपने तो एक बात सुनी होगी कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर पलता है, लेकिन लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जो क्रिया हुई है, ये कहाँ होती है, ये आपको पता है, ये फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। अब फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में हो गया, अब इसके बाद जो बच्चा है वो गर्भाशय में पलता है, तो इसका मतलब यही है कि जो जो आपका एग है वो फर्टिलाइज होने के बाद कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। और गर्भाशय की एक आंतरिक दीवार है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की 3 दीवार है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो अंदर वाली दीवार एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम के साथ बच्चा 9 महीने तक जुड़ता है और बच्चे का परिवर्धन यही होता है। इस गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं। तो बच्चे का परिवर्धन गर्भाशय में होता है, और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसे एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। यहां पर बच्चा क्या होता है बताइए, पलता है। क्लियर। बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के समान होती है, जैसे कि संगीत के नोट्स। जैसे कि संगीत के नोट्स होते हैं, संगीत के नोट्स की बात करें जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इस तरह। तो ये है फर्स्ट और ये है 8th। तो पहला और 8वां जो नोट है वो सेम है, उसी तरीके से तत्व भी आपस में सेम प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। ये किसका नियम था, तो ये सब आप जानते हैं बच्चों, कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। किसका नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बारे में सारी जानकारी दी थी। ये केवल और केवल कहां तक लागू होता है बताइए, कैल्शियम तक। केवल और केवल कहां तक लागू होता है बताइए, ये आपका लागू होता है कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे न्यूलैंड के अष्टक नियम का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके। आप जानते हैं मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल बनाई थी, मोजले की टेबल आज हम पढ़ रहे हैं, और डोब्रिनर ने 3-3 तत्वों के क्या बनाए थे, त्रिक बनाए थे। ओके, तो इनके बारे में भी हम लोग जो है क्वेश्चन आने पर डिस्कस अच्छे से करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं, वेरिएशंस दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों ये बात कह रहा है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, तो क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, भिन्नताएं आती हैं, है ना। माँ बाप मानते हैं कि मदर और फादर, मेल फीमेल, इनसे क्या पैदा हुआ, चाइल्ड पैदा हुआ। तो क्या चाइल्ड की सारी प्रॉपर्टीज, क्या बच्चे के सारे गुण बच्चों, क्या बच्चे के सारे गुण मदर से या फादर से मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, है ना। कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं जो ना मदर में होती हैं ना फादर में होती हैं, यानी कि बच्चे में कुछ प्रॉपर्टीज नई जनरेट होती हैं, उनको वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन आगे की पीढ़ी में जा सकती हैं, इसलिए बोलते हैं ये क्या हो सकती हैं, वंशानुगत हो सकती हैं। वेरिएशन क्या हो सकती हैं, वंशानुगत हो सकती हैं। इसका आंसर प्रॉपर यही है। क्लियर, कि वेरिएशंस जो विभिन्नताएं हैं जो जनन के दौरान पैदा हुई है। क्लियर, मान लीजिए हमारे मदर फादर की शक्ल से भिन्न एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अब वो बच्चा जब आगे जनरेशन करेगा, आगे जब वो बच्चा जनन करेगा, तो वो जो वेरिएशन उसके अंदर आया है वो आगे इनहेरिटेड हो सकता है, आगे नई जनरेशन में जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन,
त्वरण का एसआई मात्रक। अगेन आपसे एक यूनिट पूछिए, इस टॉपिक में आपसे दो तीन यूनिट बेस्ड दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन भी एक तरीके से यूनिट बेस्ड ही था, प्रतिरोध की यूनिट जिसको पता हो वो क्वेश्चन सही कर देगा। दूसरा मोमेंटम की यूनिट पूछी गई, तीसरा आपसे एसिलरेशन की यूनिट पूछी गई। तो इससे दिमाग में एक आइडिया बना सकते हैं आप कि यूनिट्स भी काफी पूछती है रेलवे, तो आप चीजों की यूनिट निकालना भी अच्छे से सीखें। क्लियर। त्वरण क्या होता है बच्चों? त्वरण ए एसिलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। वेग बताओ क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और एक टाइम आपके पास सेकंड का ऑलरेडी है, वेग में मीटर पर सेकंड है, एक समय नीचे ऑलरेडी है, तो बताइए क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे? मीटर एस माइनस टू। क्यों? क्योंकि सेकंड स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये बन गया उत्तर। अब जो लोग दिमाग नहीं लगाते वो लोग इसको देख के हो सकता था ये आंसर कर देते कि सर एम और एस स्क्वायर, लेकिन ऑब्लिक है, यानी कि मीटर के नीचे है एस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक है। और त्वरण भी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड तरंग का औद्योगिक उपयोग कौन सा नहीं है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। देखिए अल्ट्रासाउंड के बारे में बता देता हूं सबसे पहले कि अल्ट्रासाउंड तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हम इन्हें नहीं सुन सकते, और इनका यूज जो है, अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग मैं बता देता हूं आपको, सोनार में किया जाता है। ठीक है। इनका तरंग इको साउंड में किया जाता है, इनका प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। क्लियर। तो अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग जो है यहाँ पर करते हैं। एक हार्ट की जांच होती है इकोकार्डियोग्राफी, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है और एक इकोकार्डियोग्राफी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी में आपके जो अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है उसी तरीके से एक इकोकार्डियोग्राफी भी होती है। ठीक है। तो दोनों का जो शॉर्ट टर्म है वही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अलग है और इकोकार्डियोग्राफी अलग है, लेकिन दोनों को शॉर्ट में वही लिखते हैं, ईसीजी। ठीक है। तो इनमें तो यूज किया ही जाता है अल्ट्रासाउंड तरंगों का। अब ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, मतलब घावों की सफाई में या फिर कहीं पर भी कोई केमिकल्स वगैरह जम गए हो तो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं, जिससे कि क्लीनिंग में आसानी हो जाती है, तो ये बिल्कुल यूज किया जाता है। पौधों के शरीर से कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक निष्कासन, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखिए प्लांट बॉडी में जो कीटनाशक डाले जाते हैं दोस्तों, वो किसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं? वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, और वो बॉडी के अंदर लिक्विड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, बॉडी में जो लिक्विड है उसके साथ गति करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम उन्हें बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से हम कीटनाशकों को नहीं निकाल सकते। हाँ, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से हम कीटों को मारने का काम जरूर कर सकते थे, कीटों को मारने का काम जरूर कर सकते थे। अल्ट्रासाउंड तरंगे कीटों को नुकसान पहुंचाती है, ये पॉसिबल है, लेकिन जो कीटनाशक पौधों के शरीर में चले गए उसको नहीं निकाल पाती। अल्ट्रासाउंड वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। तीसरा, ड्रिलिंग, छेद या वांछित आकार में कटौती करना, ड्रिलिंग होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिजायर्ड शेप। बिल्कुल, यानी ये जो अल्ट्रासाउंड है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? कोई ड्रिल कर सकते हो, छेद कर सकते हो, या फिर साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ये काम भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा हो सकता है। ठीक है। तीसरा है धातुओं में दोषों का अल्ट्रासोनिक पता लगाना, ये भी पॉसिबल है। क्यों? अल्ट्रासाउंड तरंगे टकराकर वापस आती हैं तो ये पर्दे पर क्या बना सकती हैं? जैसे सोनोग्राफी में आप इमेज बनाते हो, ऐसे पर्दे पर इमेज बना सकती है। तो धातुओं के क्रिस्टल से टकराकर जब ये वापस आएगी तो आप उनकी इंप्योरिटीज का पता लगा पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बना। बाकी अल्ट्रासाउंड के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम H प्लस आयन देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स गिव लेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार में ये बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, अम्ल दो प्रकार के बताए थे। एक बताया था प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो जो ज्यादा H प्लस आयन दे, क्योंकि अम्लीयता की बात ही थी, जिसमें ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर भाई, सिंपल सी बात है। देखो ज्यादा H प्लस आयन होंगे तो पीएच कम होगा। क्लियर। और पीएच कम होगा तो अम्लीयता ज्यादा होगी। ये याद रखिएगा, तीनों चीजें आपस में।
क्लियर। H प्लस आयन जिसमें ज्यादा होते हैं, पीएच उसके अंदर कम होती है। क्लियर। और पीएच कम होती है तो अम्लीयता ज्यादा होती है। इसका मतलब ज्यादा H प्लस आयन तो ज्यादा अम्लीयता, डायरेक्ट लिंक हो सकता है ना। तो प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। और वीक एसिड कौन होगा, दुर्बल अम्ल कौन होगा, दुर्बल अम्ल वो होगा जो आपको कम H प्लस आयन देगा। क्लियर। और कम H प्लस आयन के लिए ऑप्शन आपके पास वीक एसिड का एग्जाम्पल याद कीजिए, एसिड बेस में बिल्कुल एग्जाम्पल लिखवाया, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। और वीक एसिड वो होते हैं जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक। तो वीक एसिड ढूंढना था आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बाल जैसे भाग क्या कहलाते हैं। लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स ऑफ द सेल्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड। जड़ के नाखून, जड़ के बाल, रूट विलाई, जड़ विलाई, रूट रेचिड्स, या जड़ की नलिकाएं, रूट हेयर्स। देखिए, आपको हिंदी नहीं ढूंढनी है, आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है, देखिए हिंदी में कुछ भी हो, आपको ये ढूंढना है, रूट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इनको बोला जाता है मूल रोम। और ये मूल रोम कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यूनिसेलुलर। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी, ये नाखून, बाल, बिलाई, वैसे देखा जाए तो रूट हेयर को जड़ के बाल कहेंगे, लेकिन आपको हिंदी पर फोकस नहीं करना है। जब हिंदी में कंफ्यूजन हो तो हमें फोकस इंग्लिश पर करना है। रूट हेयर, रूट हेयर को मूल रोम कहेंगे, हो सकता है इनको जड़ के बाल भी हिंदी में लिख दें, ठीक है, लेकिन हमें हिंदी को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है बच्चों, इंग्लिश को देखना है। तो रूट हेयर हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब ये रूट हेयर अगर जड़ के बाल के साथ होता, मूल रोम के साथ होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन हमें इंग्लिश पर फोकस करना है, ये भी नई चीज सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन, आयरन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर किसका निर्माण होता है ना भाई। आयरन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो देखिए, वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2। क्लियर। आयरन की संयोजकता हम दो तरीके से मोस्टली पढ़ते हैं, एक तो Fe+2 और एक Fe+3। क्लियर। मैंने आपको बताया था, अगर ये दोनों जुड़े, सोचो अगर ये दोनों जुड़े तो ये दोनों संयोजकताएं बराबर है, क्या बन जाएगा, FeO, आयरन ऑक्साइड। और अगर ये इससे जुड़ा तो Fe+3 ये और O-2 ये जाएगा इसके पैरों में, ये जाएगा इसके पैरों में, क्या बनेगा, Fe2O3। तो एक तरीके से बात कहूं तो आयरन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो या तो FeO बनाता है या Fe2O3 बनाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन की दो संयोजकताएं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 अगर ऑक्सीजन की O-2 होती है, अगर Fe+2 O-2 से जुड़ेगा तो दोनों संयोजकताएं बराबर है, बैलेंस हो जाएगा, FeO बन जाएगा। इसको आयरन सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयरन सेकंड ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन की संयोजकता +2 है, यहाँ +3 हो जाती है। ठीक है, तो Fe2O3 बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका FeO ऑप्शन में है नहीं, तो Fe2O3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। ओके, और Fe2O3 को आयरन का प्रमुख अयस्क भी बोलते हैं, और Fe2O3 को आयरन का प्रमुख अयस्क, हेमेटाइट भी बोला जाता है। आयरन सबसे ज्यादा इसी रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, 500 केजी द्रव्यमान के पिंड पर 350 न्यूटन का फोर्स कार्यरत है, तो शरीर का त्वरण क्या है। फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 500 केजी, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज। देखिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको फोर्स दिया हुआ है कितना, 350 न्यूटन। आप खुद भी करके देखिएगा क्वेश्चन को। आपको एम भी दिया हुआ है 500 केजी। आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए। तो यार सिंपल, आपके पास एक फॉर्मूला था, F बराबर ma। F आपके पास कितना है, 350, m आपके पास कितना है, 500, a आपको चाहिए। तो a कैसे निकालेंगे, a निकालेंगे आप 350 अपॉन 500, ये काटा और ये 50 कटेगा 0.7 बार। लेकिन अभी भी गड़बड़ एक ही है, क्या कि ऑप्शन तो चारों 0.7 है, यूनिट पर डिपेंडेंट। अगला एक क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन पॉइंट वैल्यू सारी सेम है, लेकिन त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको लिखा जाता है ms-2। बोलो समझ में आई बात।
भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो मीटर उसको सेकंड इनवर्स भी तो लिख सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन ढूंढिए। MS2 ये नहीं होगा, MS1 नहीं होगा, MS-1 नहीं होगा, ये रहा दो। तो याद रखिएगा, इस पेपर में हम 4 से 5 क्वेश्चन ओनली यूनिट बेस पर पढ़ चुके हैं। ये कैलकुलेशन जो किया आपने किसी काम की नहीं है, केवल एक चीज काम की है ये। अगर चारों ऑप्शन सेम है तो आपको आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन से। आप देखिए यूनिट, क्यों? क्योंकि अंतर यूनिट के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण ये भूरा पड़ जाता है? देखिए AgCl की बात कर लीजिए चाहे AgBr की बात कर लीजिए, ये दोनों ही प्रकाश के उसमें अपघटित हो जाते हैं। ये प्रकाश बना देंगे H और इनके अंदर जो अपघटन पाया जाता है उसे बोलते हैं हम फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को हम कहते हैं प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक अपघटन हम इसे कहते हैं। और प्रकाशिक अपघटन में क्या होता है? सिल्वर मेटल बन जाएगा Ag2 प्लस में यहाँ ये Cl2 गैस बन जाएगी, यहाँ ये ब्रोमीन गैस बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2। तो सिंपल सी बात है, जब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन होता है तो धातु बनती है सिल्वर धातु, सिल्वर मेटल बनता है। याद कर लीजिए ये रिएक्शन मैं बता देता हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से जो आपका टॉपिक है 9th या 10th क्लास NCERT में, वहां पढ़िएगा। और वहां अपघटन जब आप पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये दोनों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। मैंने भी अपनी क्लासेस में प्रकाशिक अपघटन में दोनों एग्जाम्पल्स को करवाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन। देखिए दोस्तों, मैग्निफिकेशन, ये एक प्रॉपर बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। मैग्निफिकेशन इज I/O। I/O, व्हाट इज I/O? साइज ऑफ इमेज, है ना। जब दर्पण के सामने, लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या बनता है? प्रतिबिंब। और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं बिंब। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन किसका आकार? बिंब का आकार, इन दोनों का अनुपात। अगर m की वैल्यू प्लस आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। अगर m की वैल्यू माइनस आती है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्लियर? अगर, अब ये तो थी चिन्ह की बात, अगर m की वैल्यू 1 आती है तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। क्लियर? अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा वस्तु से। और अगर m की वैल्यू 1 से कम आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये पांचों चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या उत्तर जाएगा बताइए? पॉजिटिव, धनात्मक। ओके बच्चों, क्लियर? सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव चिन्हों का तो ध्यान ही रखेंगे। साथ में अगर एक वैल्यू आ रही है इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बराबर है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है मतलब O का भाग एक I के अंदर एक से ज्यादा बार गया है, मतलब I बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। और अगर एक से कम बार भाग गया है तो प्रतिबिंब छोटा है बिंब से। सिंपल। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में चेरापूंजी जैसे स्थान, विशाखापट्टनम, कोलकाता जैसे स्थान में हवा में उच्च स्तर पर क्या पाई जाती है? नमी। ऐसे वातावरण को क्या कहते हैं? जब नमी पाई जाए तो यार सिंपल सा है, नमी वातावरण हो तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। नमी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ऐसा वातावरण क्या कहलाता है? आर्द्र वातावरण कहलाता है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ह्यूमिड बोला जाता है उस एनवायरनमेंट को। ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है व्हेन द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन। जब बल और विस्थापन लंबवत हो। यार जब, अच्छा एक बात बताइए, W बराबर क्या होता है? FD cos थीटा, है ना। ये cos थीटा है बल और विस्थापन के बीच का एंगल। अगर लंबवत होंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो कार्य 0 हो जाएगा, धनात्मक कहाँ हुआ? तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन, विस्थापन बल के विपरीत हो, बल के विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो cos 180 की वैल्यू तो -1 हो जाएगी, और -1 हो जाएगी तो कार्य तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? लगाया गया बल विस्थापन ही उत्पन्न नहीं कर रहा। अच्छा, विस्थापन अगर 0 है तो भी कार्य क्या हो जाएगा? 0।
अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है मतलब थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री का मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो W बराबर FT, और W बराबर FT का मतलब कार्य कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। तो बच्चों उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा डी। क्लियर, आपको एक एक ऑप्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन करके दे दिया है ताकि डर आपका हमेशा के लिए निकल जाए, और ये क्लासरूम में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं काफी अच्छे से। ठीक है, ओके बच्चों, स्पीड फास्ट तो नहीं है, नहीं होगी यार, बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, हमारी ये मेहनत बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी रेगुलर आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से प्रोवाइड होता जा रहा है। ठीक है, शेयर कीजिएगा वीडियो को, एक एक बार भी आप सब लोग अगर शेयर कर देंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। क्लियर, अभी आपके ऊपर है कि आपको केवल 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 खुद के फायदे से मतलब है या भाई हमारे बारे में भी कुछ सोचोगे। हमारा कोई फायदा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बस ये है कि जब मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकर ऑटोमेटिकली। देखिए न्यूक्लियर फिजन के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की जरूरत होती है। न्यूक्लियर फिजन है क्या, पहली बात तो फ्यूजन सॉरी, है ना। देखिए अगर फिजन आए तो इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन पर कौन काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करती है परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर और परमाणु बम। क्लियर, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परमाणु भट्टी में जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है, और परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया कैसी होती है, अनियंत्रित होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो था विखंडन। दूसरा है फ्यूजन। फ्यूजन को बोला जाता है संलयन। संलयन में छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं, और इस पर काम करता है अणुबम या हाइड्रोजन बम। अणुबम या हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करते हैं बताइए, नाभिकीय संलयन पर। लेकिन ये अणुबम परमाणु बम बनाने के लिए तो संलयन हम करवाते हैं, लेकिन दोस्तों जो सूर्य है, जो तारे हैं, इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए, संलयन ही है। यहाँ पर संलयन हमेशा हमेशा चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, हमेशा संलयन क्या होता रहता है, यहाँ चलता रहता है। तो सूर्य की जो सतह है वहां पर लगातार स्वचालित रूप से नाभिकीय संलयन होता रहता है, और जिसके कारण यहाँ लगातार क्या होती रहती है बताइए, लगातार ऊष्मा पैदा होती रहती है। इसी वजह से सूर्य हमें लगातार इतनी सारी एनर्जी देता आ रहा है। तो आपको विखंडन संलयन, विखंडन में नाभिक टूटते हैं, संलयन में नाभिक जुड़ जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा पैदा होती है जिसका हम अलग अलग जगह उपयोग कर रहे हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि संयोजकता में जनरली प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, ये प्लस माइनस लगाया जाता है ऑक्सीकरण अवस्था में। क्लियर, किसी परमाणु के अंदर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ले रहा है, उसको दर्शाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल शेल, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल सी बात है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2। आप कहेंगे कैसे बनाया, ट्रिक पढ़ा रखी है, पहली शीट पे शांति, दूसरी शीट पे शांति का पति और तीसरी शीट पे शांति का पापा। क्लियर, एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, 2 2 4 6 10 और 2 12। अब बताइए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 हो गए। बताइए तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता कितनी होगी, 2। अब यहाँ प्लस माइनस आ गए हैं तो क्या करें, तो दोस्तों संयोजकता 2 है। अब प्लस माइनस में से भी एक चुनना है। रेलवे ने जनरली इस क्वेश्चन को स्टार लगाया है, मतलब बोनस माना है, कोई भी आंसर नहीं दिया रेलवे ने। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि इनमें से बेटर कौन सा आंसर करें, तो देखिए अष्टक पूरा करने के लिए या तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे या कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखेगा, दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो +2 किया जा सकता है। मोर देन करेक्ट है ये। क्लियर, बाकी बोनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों से भी होता है और फेफड़ों से भी होता है। गलफड़े हो गए गिल्स
और फेफड़े हो गए लंग्स। अब देखिए मछलियों में तो गिल्स होते हैं, ठीक है। उभयचर जल और थल दोनों में रहते हैं, तो इनके अंदर मछलियों की तरह गिल्स और बाकी स्थलीय जंतुओं की तरह लंग्स होते हैं। पक्षियों में सीधा लंग्स है और सरीसृप में भी सीधा लंग्स है, ठीक है। मैमल पूछ लेता, अभी स्तनधारी बच गया केवल, मैमल पूछ लेता तो मैमल में भी लंग्स, ठीक है। तो गिल्स पढ़ के कुछ लोग सीधा मछली उत्तर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिल्स के साथ बच्चों क्या दिया हुआ है, लंग्स। तो ये स्थलीय और जलीय दोनों वातावरण में रहने के कारण उभयचरों के अंदर मेंढक है, जैसे मेंढक में स्किन से भी क्या होता है, स्किन भी साथ साथ रेस्पिरेशन कर सकती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग घटेगा, बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। देखिएगा दोस्तों, त्वरण एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर अगर पॉजिटिव हो, है ना, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर धनात्मक हो तो वेग क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो बताओ वेग क्या होगा, घटेगा। और वेग घटेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इसे माइनस ए कहेंगे, माइनस ए, या इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। और रिटार्डेशन के लिए एक नाम दिया जाता है डी एसिलरेशन, इसको मंदन भी कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण के लिए जो वर्ड है इसको क्या कह सकते हैं, मंदन। और मंदन में वर्ड है मंद, और मंद का मतलब होता है धीमा होना, और धीमा होने का मतलब होता है बच्चों वेग घटना। तो आप केवल डेफिनेशन से भी आंसर टिक कर सकते थे, डिपेंड कर रहा था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगला क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी में आ रहे हैं। निश्वसन किसके द्वारा होता है, एक्सप्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। निश्वसन को कहते हैं एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। अब ऑप्शन ढूंढिए। पहला ऑप्शन, पसली के पिंजर का टूटना। यार पसली पिंजर क्यों टूटेगा सांस लेते और छोड़ते समय, ये बिल्कुल गलत है। वायु का अंतःश्वसन, इनहेलेशन, अंतःश्वसन का मतलब होता है अंदर लेना। क्या आप सांस छोड़ते समय वायु अंदर लेते हैं क्या, नहीं, हम तो बाहर छोड़ते हैं। तीसरा, फेफड़ों का अपस्फीति, डिफ्लेशन। देखो एक होता है इन्फ्लेशन जिसका मतलब है सूजन, एक है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है सिकुड़ना। बिल्कुल, जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो फेफड़े सिकुड़ेंगे, जब आप सांस अंदर लेंगे तो फेफड़े क्या होंगे, फेफड़ों में सूजन आएगी। क्लियर। तो डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। आंसर कौन सा बनेगा, सी, कि जब आप बाहर की तरफ श्वसन लेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े क्या हो जाएंगे बताइए, तो आपके फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। जब आप अंदर की तरफ लेंगे तो बताओ फेफड़ों में वायु भर जाएगी, वायु भर जाएगी तो वो फूल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो छोड़ के समय सिकुड़ेंगे और सांस लेते समय फूलेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहेंगे। ये कल भी क्वेश्चन आया था, कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या कहलाता है बताइए। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। कल भी आया था क्वेश्चन, तो रिपीट भी बहुत हुए हैं ग्रुप डी में क्वेश्चन। मतलब एक ही एग्जाम में एक ही जो एग्जाम है ग्रुप डी का, उसमें भी अलग अलग जब शिफ्ट में पेपर लगे तो क्वेश्चंस को रिपीट भी किया गया है। ओके, तो आप इस तरह से ये काम किया, आपके रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3। क्लियर। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन जो है, देखिए हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है, एक नाइट्रोजन है। इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। बताइए कितने लिए, 3। क्लियर। दूसरे तरीके से अगर इसको वैसे भी करें तो 1s2, 2s2 और 2p3। क्लियर। तो बताइए कितने पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, तीनों ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसमें कितनी संयोजकता हो गई बताइए, 3। बात क्लियर हुई। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी रह गई, 3 रह गई है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो 5 भी आ सकती है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर अमोनिया नहीं देता, डायरेक्ट पूछता कि नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो सकती है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 5 भी हो सकती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
क्लियर, 3 ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा में तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कक्षक अलग अलग हो गए हैं, एक में एस है और सबसे बाहर वाला है पी। अब इसमें पी में 3 है, तो सबसे ज्यादा बेटर तरीका यही है कि अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के भी इसको मिल जाएंगे, 3 3 6 और 2 हो गए ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो मतलब नाइट्रोजन 3 वैलेंसी शो करने की नेचर ज्यादा रखता है। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं, ये आगे एक वर्ड लगना चाहिए, वे ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और क्षार के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ ये क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं, और क्षार के साथ ये एसिड बन जाते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शा सकते हैं, वो कौन से होते हैं बताइए? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयधर्मी। उभयधर्मी का एग्जाम्पल बताया था जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वाटर भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये कल की क्लास में भी ऑक्साइड का क्वेश्चन आया था। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ साथ क्रिया करेंगे, मतलब वो खुद भी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया है। ओके, नेक्स्ट कोई स्लाइड हमारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आज की क्लास में काफी अच्छे और शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उस डाउट को अगेन कोशिश करूंगा पूरा करने की, या नेक्स्ट स्लाइड पे लेने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों क्लास को करिएगा दबाकर शेयर। हम लोग इसी तरह लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। कुछ दिन हमें रिकॉर्डेड क्लासेस से ही काम चलाना होगा। जैसे ही मैं जयपुर पहुंचता हूं तो हम लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के थ्रू डिजिटल बोर्ड पर प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चों आगे के लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।